हेलो दोस्तों, अवैसक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आई एम सूरज पांडे, आपका अपना सारथी। जी हाँ, आपके जीएस और करंट अफेयर का सारथी, जो आपके जीएस और करंट अफेयर की प्रॉब्लम को, उसकी जो नैया है उसको किनारे लगाने में आपका की मदद करेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस सही डायरेक्शन में और डेडिकेटली का हार्ड वर्क करना है। ठीक है, वो जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात कहनी है। देखिए, इस वीडियो को बनाने में सच बता रहे हैं कि बहुत मदद मेहनत लगती है, और पर्पस यही है, मेहनत हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी इसीलिए बना रहे हैं। मतलब क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो दें हम वो सॉलिड दें। ठीक है, तो सॉलिड देने के चक्कर में और उसे अच्छी क्वालिटी बनाने के चक्कर में बहुत टाइम लगता है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब अच्छा दे रहे हैं तो वो बहुत से, क्योंकि हमारा विजन है, हमने को पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो भी बच्चों को इस इस वीडियो की, इस तरह की क्वालिटी की नीड है, वो उन तक पहुंचे। और आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अगर आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करोगे तो आगे वो इंप्रेशन देगा ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ, वो सही से इंप्रेशन नहीं दे रहा है। तो थोड़ी सी मदद कीजिए। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि ये डिजर्विंग लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं और जो एक्चुअली में जिनको नीड है, आप मेरी मदद कीजिए। मैं बस आपसे इतनी चीजें चाहता हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, आप कमेंट, मैं मानेंगे नहीं, जो पिछली वीडियो में कमेंट आया वो दिल को छू गया। आप कमेंट के थ्रू मुझ तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी कि कैसी वीडियो लगी, आपको कैसा लगा। तो जरूर कमेंट करें। वीडियो को ऐसे मत देखें, लाइक भी करें। ठीक है, बिना लाइक करे देखेंगे तो मैं पाप लगेगा लोगों को। ठीक है, पाप से बचना है तो आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट दोनों करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज और बता देते हैं कि आपका जैसे टॉपिक टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे हम टेस्ट तो डाल ही रहे हैं। मतलब पर टॉपिक पे हम जैसे एक टॉपिक हो रहा है हम टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 8 टॉपिक हो जाएंगे, 8 टॉपिक पॉलिटी के हुए, वैसे ही हम आपका एक सेक्शनल टेस्ट लेंगे। ठीक है, सेक्शनल कह लीजिए या हाफ लेंथ टेस्ट लेंगे। ठीक है, इन 8 टॉपिक पे ये हमारा प्लान है, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ही पॉलिटी के 8 टॉपिक खत्म हुए, वैसे क्योंकि पॉलिटी के ऑलमोस्ट 24 टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट तीन तीन पार्ट में बढ़ गए 8-8 के। तो 8 बार तो आपका ऐसे ही पर टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हर टॉपिक के बाद आपको एक हाफ लेंथ टेस्ट होगा। 8 टॉपिक के बाद एक हाफ लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो वही हाफ लेंथ टेस्ट की अब बारी आई है। जब आप इस हाफ लेंथ टेस्ट के प्रिपेयर के लिए, आपको ये पूरा हाफ लेंथ टेस्ट के लिए जो 8 के 8 चैप्टर हैं, आपको 2 दिन दिए जाएंगे। आपको इन 2 दिनों में पूरा जो ये 8 टॉपिक है सही से रिवाइज करना है। और तीसरे दिन हम आपको टेस्ट बना के देंगे। ठीक है, इन 8 टॉपिक के ऊपर। तो इसीलिए अभी से आपको रिगरसली मेहनत करनी है। ठीक है, आप इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को, फिर हम आपको हाफ लेंथ टेस्ट दे देंगे। जब हाफ लेंथ टेस्ट में अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद एक नया लेवल आएगा इन 8 क्वेश्चंस का। मतलब 8 टॉपिक का एक नया लेवल होगा। वो लेवल क्या होगा? लाइव फ्लैश सेशंस, जहां पे हम क्या करेंगे, ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। इस तरह से आप देख रहे हैं आपके ऑलमोस्ट 8 टॉपिक खत्म होते होते आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपके 50 से 100 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस हो जाएंगे। और 25 क्वेश्चन अगर 8 टॉपिक में, पर 8 टॉपिक अगर 25 क्वेश्चन देख लूं, तो ऑलमोस्ट 300-400 तो क्वेश्चन यही हो जाएंगे। ठीक है, और फिर फ्लैश सेशन में जो क्वेश्चन हम करेंगे वो 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो 100 ये, 100 के आसपास ये, 100 के आसपास, तो आपका पॉलिटी से अभी इतने ही समय केवल 8 टॉपिक से 600-700 क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए इतना इनफ है। ठीक है, बाकी अभी बाद में हम और कराएंगे, और कराएंगे, इतनी रिग्रेस प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है, बस आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्लान है जिसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही 8 टॉपिक होगा हम आपको 2 दिन का टाइम देंगे, और 2 दिन के टाइम में आपको रिग्रेसली उस 2 दिन को इस्तेमाल करके उन 8 के 8 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। और जब आप रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे तीसरे दिन। जब तीसरे दिन आप टेस्ट अच्छा दे लेंगे, फिर चौथे दिन हम क्या करेंगे, हम चौथे दिन लाइव फ्लैश सेशन रखेंगे, जहां पे आप
क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करोगे और वो भी पीवाईक्यू ही होंगे, वो लाइव सेशन में प्योर पीवाईक्यू नॉट टॉपिक पे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे एक्चुअली में पीवाईक्यू सॉल्व करे जाते हैं। मैं आपको उसी समय, क्योंकि ये हमारा एक यूनिक समझ लीजिए इनिशिएटिव है कि लाइव फ्लैश सेशन, जिसमें आपको लाइव में आंसर्स देने हैं क्वेश्चन के। मैं 1 मिनट रखूंगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है, दिया तो ठीक, नहीं दिया फिर आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको उसी जगह पे जब क्वेश्चन चला जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मतलब कि इसमें क्या माइंडसेट लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, बल्कि सबसे मेजरली मैं उन क्वेश्चन को इस कैटेगरी में रखूंगा जो रैंडम होते हैं। रैंडम क्वेश्चन से आप डर जाते हो ना, रैंडम क्वेश्चन एक माइंडसेट से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, माइंडसेट से ही सॉल्व होते हैं, और मैं आपको वो माइंडसेट बताऊंगा कि कैसे माइंडसेट सॉल्व, वो माइंडसेट क्या है, स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन पे। तो मैं आपके साथ वो माइंडसेट शेयर करूंगा, और उस माइंडसेट को आप पीवाईक्यू में बार बार अप्लाई करना, देखना आपके नंबर ऐसे बढ़ेंगे रैंडम क्वेश्चन में। तो ये सब चीजें हमने सोच रखी हैं, रिगरस प्रैक्टिस, और आपको एक ऐसा माइंडसेट देना कि टैकल कैसे करते हैं पीवाईक्यूज को, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, वो सब आपको बताएंगे। क्वेश्चन केवल नॉलेज से सॉल्व नहीं होते हैं, एक चीज को याद रखिएगा, नॉलेज समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में 70 to 80%, मैं 80% लेके चलता हूं, जो बाकी 20% है ना, पार्ट प्ले करता है, वो माइंडसेट करता है। और ये परसेंटेज वेरी करता है, कईयों के लिए ये 60% है और ये 40% है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और यूपीएससी के क्वेश्चंस में ये बहुत अप्लाई होता है, तो ये सब चीजें आती रहेंगी बीच बीच में। ठीक है, आपको इन सब का फायदा उठाना है, और फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप अच्छे से चीजें करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट दोनों करेंगे। नए हैं तो इस चैनल को कमेंट जरूर कर लीजिए। और मैं ये भी बता दूं कि हमारी जिद बैच का ही पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कल हमने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब मेकिंग के बारे में बात की थी, तब हमने आपको बताया था कि उस लेक्चर में केवल और केवल हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। और उसमें भी सबसे ज्यादा हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, उसका कैसे इलेक्शन हुआ, उसके मेंबर कैसे, कौन कौन थे, कितने मेंबर थे, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, कौन कौन सी कमिटीज थी, एक्सेट्रा हमने चीजें देखी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखेंगे, मतलब उन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर हिंदी में कहें तो। ठीक है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं, अगर और लेमन टर्म में आप देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि एज केवल स्टूडेंट ही नहीं, एज अ इंडियन सिटीजन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर हैं। ठीक है, तो फीचर का मतलब यहाँ पे यही समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या क्या है, वो किन किन चीजों पे बात करता है, किन किन इश्यूज पे बात करता है। ठीक है, और साथ में उसकी अदर चीजें। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लेंथ, मतलब जिसमें पहले शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 395 आर्टिकल्स थे, और आज ये आर्टिकल 470 हो चुके हैं। अभी भी अमेंडमेंट्स के थ्रू ये आर्टिकल बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ सालों बाद ये 470 से और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस समय 470 आर्टिकल है, और जब बना था तो 395 थे, तो ये लगातार और लेंथी होता जा रहा है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक, देखिए अभी इन चीजों को, ये जो फीचर हैं, ये मैंने आपको इन्फोग्राफिक थोड़ा यहाँ दिखा के रखा है, अभी इन पे हम डिटेल से देखिए, यहाँ हम बात करेंगे कि देखिए लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड एंड ड्रॉन फीचर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूंगा, जो ये इन्फोग्राफ है, इस इन्फोग्राफ को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ताकि यहाँ पे चीजें आपको और इजी लगे। ठीक है,
ये सारी चीजें हमने सारे साइलेंट फीचर को, क्योंकि ये वीडियो साइलेंट फीचर पे ही है, स्पेशली साइलेंट फीचर के साथ साथ यहाँ पे फेडरल सिस्टम के बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में होगी, जिसमें आपको प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म के गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा और साथ में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो वो वीडियो भी शेयर होगी। चलिए ओवरव्यू यहाँ पहले देते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डीप में, इनको और जानेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है, वो फीचर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वेरियस सोर्सेज से लिया गया है। वेरियस सोर्सेज मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनना शुरू हुआ, 946 से बनना शुरू हुआ और 949 के अराउंड में बन चुका था। ठीक है, बन चुका था। इनएक्ट उसको बाद में, उसको इम्प्लीमेंट बाद में किया गया, मतलब उसको इन्फोर्स जो है बाद में किया गया 26 नवंबर 1950 में। ठीक है, लेकिन बन वो 1949 में गया था। इस ड्यूरेशन से पहले ही कई कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे, जैसे जापान हो गया और कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब नेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, जैसे बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब और जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, इन सब ने क्या किया, इन्होंने जो इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो जो जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन पहले आ चुका था, भी मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए जहां जहां से लिया गया है, जो मेजर कंट्री से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको बताएंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग प्रोविजन लिया गया, मतलब किसी एक ही कंट्री से सारे प्रोविजन नहीं लिए गए हैं और ना ही सारे प्रोविजन अपने आप एक यूनिक है, मतलब कि हमने खुद ही बनाया है। हमने तीन चीजों से किया है। कुछ चीजें हमारी खुद की यूनिक हैं, जो हमने खुद डेवलप किया है, मतलब उन्हें खुद हमने इजाद किया है। ठीक है, कुछ हमने दूसरी कंट्री से लिया है। ठीक है, तो हमने सोर्स किया है। ठीक है, और कुछ हमारे पास पहले से ही थे, जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्ट था 1935, तो इस 1935 के एक्ट से कुछ आया था। ठीक है, तो इस तीन सोर्सेज से हमने एक हमारा खुद का जो पहले से ही सिस्टम चल रहा था, एक्ट चल रहा था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट कहते हैं, इससे हमने कुछ प्रोविजंस लिए। कुछ हमारे खुद के इजाद किए हुए हैं, जिसे हमने खुद बनाया है यूनिकली, तो इनसे यूनिक कह सकते हैं। कुछ हमने विदेशों से लिया है, दूसरी कंट्री से लिया, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन पहले से थे। ठीक है, तो तीन तरीके से बनाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वह जगह से लिया गया है। अब ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ब्लेंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का मतलब क्या है कि, अरे इसको मिटा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी को यहाँ पे मतलब ये आ जाता है कि अमेंडमेंट के सेंस में है। यहाँ ब्लेंड ऑफ जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है वो किसके सेंस में है, वो अमेंडमेंट के सेंस में है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, मतलब समझ रहे हो ना आप, अमेंडमेंट का मतलब ये है बदलाव। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब हम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो 1946 से में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाले थे, हम उन्हें बदलाव कर सकते हैं, मतलब अमेंड कर सकते हैं। तो इसी अमेंड को, इसी जो अमेंड है, इसी अमेंड को क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब दो फीचर मिलते हैं इसी अमेंडमेंट में। इसी अमेंडमेंट में दो फीचर हैं। एक क्या है, रिजिड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड with the very rigid and complex procedure, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को जो हम फॉलो करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड रिजिड, तब जाकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन अमेंड होंगे, मतलब बदलेंगे। तो इस सेंस में क्या कहते हैं, रिजिड, मतलब कुछ प्रोविजन रिजिड है, कुछ प्रोविजन बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा उनमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक लॉ को पास करने के लिए प्रोविजन फॉलो किया जाता है, वैसे ही सिंपल प्रोविजन फॉलो करना है। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल है, मतलब कुछ प्रोविजन को आप रिजिडिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं, कुछ को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अदर देशों में जब आप देखेंगे तो
जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। मतलब इस कैटेगरी में आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यूएसए में वहां की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो वहां की है वो इतनी सुप्रीम नहीं है, तो इसलिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी अमेंड नहीं हो सकता है, वहां रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या आता है, दूसरा एग्जांपल है यूके। इसका फ्लेक्सिबिलिटी का इसका एग्जांपल क्या है, यूके। यूके की पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हंसने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। उस पार्लियामेंट में उसकी इतनी पावर है, मतलब वो अमेंडमेंट कर सकती है। आपको तो पता ही है ना कि अमेंडमेंट कौन करता है, अमेंडमेंट पार्लियामेंट ही करेगी, मतलब वहां की जो संसद होगी वही करेगी। तो अमेरिका में जो पार्लियामेंट है, जिसे उसे जो भी कहते हैं, और जो आपके यूके में है, इंग्लैंड ब्रिटेन में, वहां की पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को बदल सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को वहां की जो पार्लियामेंट है वो बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो छोटे से सिंपल में आप समझिए कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिड का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी डीप में हम आगे देखेंगे। ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसनेस, अब इसको देखते हैं। थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा, तो और समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स आपको मिलेंगे तो चीजें, और उसको रीड करेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, फेडरल सिस्टम, ठीक है, और यूनिटरी बायस। आपने कई बार सुना होगा केरला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई, मतलब मोदी और केरला की गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही है, मोदी गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, कभी कभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है। कभी कभी क्या होता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में लड़ाई होती है। तो ये चीजें होती है, तो वहां पे एक मुद्दा उठता है फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो वो चीज एक्चुअली में है क्या, वो ये है, वही इसी सेंस में ही फेडरलिज्म का इस्तेमाल होता है। यहीं पे मैं आपको फेडरल का सेंस बताऊंगा कि फेडरल एक्चुअली में होता क्या है। दरअसल है क्या, फेडरल सिस्टम वो होता है, कंपैरेटिवली मैं बताता हूं आपको। होता क्या है, हम्म, थोड़ा सा यहां जूम करते हैं। देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है, मैं एक तरफ लिख देता हूं फेडरल, ठीक, फेडरल सिस्टम, दूसरी तरफ यूनिटरी सिस्टम। ठीक, यही है ना यहाँ पर, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसनेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बायसनेस है, मतलब दोनों फीचर मिलते हैं। इसी तरह देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही पूरी तरीके से रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, मतलब वो ब्लेंड है, तो ये चीज याद रखिएगा। सेम यही चीज फेडरल में भी, अभी मैं आपको बताऊंगा फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या है। इंडिया दोनों को फॉलो करता है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। बहुत बैलेंस बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडिया को। वो क्यों बनाया है, इंडिया की डाइवर्सिटी को देख करके। तो पहले समझते हैं फेडरल का क्या मतलब है और यूनिटरी का क्या मतलब है, दोनों में डिफरेंस कैसा है। देखिए इनको जो फेडरल और यूनिटरी को डिवाइड किया जाता है ना, वो एक बेसिस पे किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक होती है नेशनल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, एक नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ये आपको हर जगह मिलेगी। नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह मिलेगी, क्योंकि एक नेशनल गवर्नमेंट एक बड़ी टेरिटरी को, अब एक्सेप्शन वहां हो सकता है जहां जो कंट्री बहुत ही छोटी है, बहुत आइलैंड नेशन है, तो वहां तो आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, वहां पे केवल एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट मिलेगी जो सब कुछ रन करेगी। बाकी मोस्टली कंट्री बड़ी है और वहां पे आपको नेशनल लेवल पे भी गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेट लेवल में मिलेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े ज्योग्राफिकल लैंड को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, उसका मैनेजमेंट देखना, स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ती है रीजनल लेवल पे, जिसे हम रीजनल गवर्नमेंट भी करते हैं। कभी बुक में आपको रीजनल गवर्नमेंट भी सुनने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, तो रीजनल गवर्नमेंट हो जाता है। ठीक, ये दोनों तरह की गवर्नमेंट आपको मिलेंगी हर जगह, हर एक कंट्री में मिलेगी। ठीक, अब फेडरल और यूनिटरी का जो डिफरेंस है वो यहीं पे ही शुरू हो जाता है। आपको फेडरल में क्या मिलेगा,
जो फेडरल वाले होंगे, जो नेशन फेडरल सिस्टम को अपनाएंगे, उनमें क्या होगा कि नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होगा। और ये डिवीजन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। मतलब दोनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंटली, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा, मैं एग्जांपल भी दूंगा। दोनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन इनकी पावर को डिवाइड किया जाएगा, पावर का डिवीजन होगा। आपकी पावर ये है, आपकी पावर ये है। और इंडिया में आप देखते होंगे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती है कोर्ट में। ठीक है, वो अपनी पावर वो इंडिपेंडेंटली ही रन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया फेडरल है इस सेंस में, लेकिन कहीं कहीं वो यूनिटरी भी आ जाता है। अब यूनिटरी का मतलब क्या होता है, क्यों यूनिटरी आ जाता है? तो देखिए, यूनिटरी का मतलब क्या है, यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, पावर का डिवीजन नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट तो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी पावर को डिराइव करेगी फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पावर केवल नेशनल गवर्नमेंट को ही दी गई है। नेशनल गवर्नमेंट जो है पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली रन नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट, नो इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, यही डिफरेंस है। पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव कर रही है, और फेडरल में क्या हो रहा है, और ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम बताया जाएगा यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर का डिवीजन कर रहा है नेशनल स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में, और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है। ये हो जाएगा कौन सा सिस्टम, ये हो जाएगा फेडरल सिस्टम। ये डिफरेंस है। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम को ही अपनाया गया है। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट चली जाती है, और वो इंडिपेंडेंटली ही फंक्शन करती है। तो इंडिया फेडरल सिस्टम को ही अपनाता है, और साथ में कुछ कुछ फीचर यूनिटरी के भी हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिख रखा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसनेस, मतलब कुछ थोड़े बहुत यूनिटरी बायसनेस है। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, ये किस बला का नाम है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बात है यार, आज ये थोड़ा है, थोड़ा मिटा लेते हैं, स्पेस आ जाए। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि उसमें जो गवर्नमेंट को जो डिवीजन होता है ना, वो जो एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है, उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है। आपको दो तरह की गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी, और एग्जांपल मैं आपको इंडिया और यूएस का लेके चलूंगा। ठीक है, ठीक है, दो तरह का इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक टाइप की गवर्नमेंट और होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हेड होते हैं। ठीक है, मतलब वही एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। वैसे तो हेड यहाँ पे दो होते हैं, एक प्राइम प्रेसिडेंट भी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन जो रियली में पावर जिनके पास होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है। प्रेसिडेंशियल में क्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेसिडेंशियल मतलब प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी आपको ये सब बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है। दरअसल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, होता क्या है, गवर्नमेंट की दो तीन ब्रांचेस होती हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको मैंने लगा रखा है इसको, वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो इधर नहीं है, पिछली क्लास में रहेगा, मैं अभी यही बता देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस हैं, गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है आपकी
एग्जीक्यूटिव, ठीक, जो क्या करती है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। मान लीजिए, और एक क्या है, अभी बताते हैं एग्जांपल दे करके। एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव है ब्रांच और एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग करती है, या फिर पॉलिसी भी लिख लीजिए, पॉलिसी बनाती है, ठीक है। दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, जुडिशरी, क्या है, जुडिशरी, ठीक है। ये क्या बना करती है, ये जजमेंट्स देती है इन्हीं लॉ के बेसिस पे, ठीक है, इन्हीं लॉ पे जजमेंट देती है। जो लॉ बनाएगी वो जजमेंट देती है। तो लॉ कौन बना रहा है, लॉ बनाएगा कौन, लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर। जो पार्ट लॉ बनाएगा वो लेजिस्लेचर कहलाएगा। जो पार्ट लेजिस्लेचर या लॉ या पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको इंप्लीमेंट करेगा। मान लीजिए इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए या ओबीसी कोटा की बात कर दी, रिजर्वेशन के लिए लॉ बना दिया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और एक एक्ट भी बना दिया, ठीक है, किसने, पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेचर जिसे भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने बना दिया। अब इस पार्लियामेंट ने अपना काम तो कर दिया, बना दिया, लेकिन अब इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो जो इंप्लीमेंट करता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो पॉलिसी इंप्लीमेंट का काम एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इन्हीं लॉ पे कुछ एग्जीक्यूटिव अलग काम कर देता है, मतलब विरोध में कुछ चीजें होने लगती हैं, अगेंस्ट में चीजें होने लगती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म होता है, या कुछ इशू आने लगते हैं, तो उन इशू को रिजॉल्व कौन करेगा, जजमेंट कौन देगा, जजेस देगी, जुडिशरी देगी। तो ये तीन हेड, तीन ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, इन्हें आप याद रखिएगा, जो अभी आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट पे आपको बीच में सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव हेड मतलब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला जो हेड होता है वो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है, पीएम होते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस तो है ही है, साथ में और डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखता है, इस पर डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ के चलिए, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी, मैंने आपको बताया है कि इंडिया, देखिए यहाँ पे भी दोनों को ही फॉलो कर रहा है। ये बताते हैं कि इसमें मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, यहीं पे ये चीज समझ में आ जाएगी। इसको पहले में टाल देते हैं, क्या हो रहा है आज। यहीं पे ये समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या है, ये है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब जुडिशरी, और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी मतलब लेजिस्लेचर, ठीक, इतनी बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट, मतलब जो पावर है, इंडिया ने क्या किया है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडिया की पार्लियामेंट को सॉवरेंटी भी दी है और जुडिशरी को सुप्रीमेसी भी दी है। अब ये कैसे दी है समझते हैं। देखिए इंडिया को जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कुछ प्रोविजंस हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ठीक। मतलब पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, सॉवरेन का मतलब ये होता है कि वो सॉवरेन है, मतलब फ्री है करने के लिए कुछ भी, इंडिपेंडेंटली फ्री है करने के लिए कुछ भी। तो हाँ भाई है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को। तो पार्लियामेंट सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी का मतलब ही यही होता है कि फ्री है, सॉवरेन है, फ्री है कुछ भी करने के लिए अपनी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो पार्लियामेंट अपने जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इस जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या मतलब है, जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब है कि जुडिशरी भी क्या कर सकती है, सुप्रीमेसी को याद रखिएगा, यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम हो जाएगी। वो क्या कर सकती है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा साथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करेगा,
तो उसको स्ट्रक डाउन भी कर सकती है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है। तो यहां पे तो जुडिशरी सुप्रीम हो रही है, मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी भी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रही है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, करने की पावर रख रही है। तो इंडिया की जुडिशरी तो वैसे भी करती है। अगर आपको याद हो तो अभी ईडब्ल्यूएस पे कितनी बात हुई थी, ठीक है। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस कोटा दिया। वो कोटे की बात क्या कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बातें सुनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उस पर कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिसे पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव दोनों को मानना है। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी तो बन रही है ना, और साथ में पार्लियामेंट सॉवरेंटी भी बन रही है कि पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है। इंडिया दोनों है, इंडिया में सिंथेसिस है, इंडिया में दोनों का, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है इंडिया में। इंटीग्रेटेड थोड़ा सा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है कि इंडिया जो फॉलो करता है वो इंटीग्रेटेड है। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट्स हैं जिन्हें हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, एससी जिसे भी हम बोल टर्म कर देते हैं। अब इंटीग्रेटेड क्यों कहा जा रहा है? इंटीग्रेट इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों ब्रांच ही स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों के लॉ पे डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। यूएसए में क्या है? यूएसए में क्या है? वहां पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जुडिशरी है, जो वहां की स्टेट जुडिशरी है, जैसे जो जिन्हें हम हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट केवल स्टेट के लॉ पे ही जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। समझ रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट वहां की है वो नेशनल लॉस पे जजमेंट दे सकती है। तो इस तरह से वहां जुडिशरी देखिए इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड है, वो स्टेट और सेंटर दोनों के लॉस पे जजमेंट दे सकती है, तो इसीलिए इंटीग्रेटेड। बाकी इंडिपेंडेंट तो है ही है। आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी फ्री है, उस पर कोई दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बनाया है। बाकी फंडामेंटल राइट्स आप सभी जानते हैं, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिटेल बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज डिटेल में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर है। सेकुलर स्टेट, इस पे अभी डिटेल पे वीडियो भी आगे चलेंगे तो सेकुलर स्टेट पे बात करेंगे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यहाँ पे जो चीजें थी वो समझाने लायक थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाया अभी आगे, ताकि चीजें और इजी हो, ठीक है। 11 टर्म में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब वोटिंग, वोटिंग का जो राइट है, तो लोगों को वोटिंग का राइट है। अगर वो एक पर्टिकुलर एज मतलब 18 को अगर टच कर जाते हैं या उसके ऊपर है या 18 में है तो वो वोट कर सकते हैं, तो उनको फ्रेंचाइजी का राइट है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। कैसे डुअल सिटीजन है? वहां पे जो आप मान लीजिए फ्लोरिडा है, तो आप के पास फ्लोरिडा की सिटीजनशिप मतलब फ्लोरिडा स्टेट है, तो आपके पास फ्लोरिडा स्टेट की सिटीजनशिप तो रहेगी रहेगी, साथ में पर्टिकुलर यूएसए की सिटीजन जो एक कंट्री है उसकी भी सिटीजनशिप रहेगी, मतलब नेशनल सिटीजनशिप भी रहेगी। इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में केवल आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, वो क्या है? इंडियन सिटीजन। डजेंट मैटर आप यूके के सिटीजन, यूके से रहते हो, कहीं भी बिलोंग करते हो। डोमिसाइल भी ऐसे आपका एक ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। डोमिसाइल भी एक ही होता है, सिंगल भी, और सिटीजनशिप भी एक ही है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये एक क्यों बनाया गया है कि सिटीजनशिप एक ही रहेगी, सिंगल रहेगी, स्टेट में? क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की सिटीजनशिप की बात करने लगते तो लोगों में थोड़ा सा सेक्शनिस्ट टेंडेंसिटी आने लगती, ठीक है। इस पे और डिटेल में आगे बात करेंगे क्या हो रहा है आज। अरे यार, चलो इसे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बाकी इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन कौन सी होंगी? जैसे मान लीजिए यूपीएससी ही आपका है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री है, मतलब इस पे किसी भी तरह का ना एग्जीक्यूटिव का दबाव है, ना लेजिस्लेचर का दबाव है, और ना जुडिशरी का दबाव है, ठीक है।
ये फ्रीली वर्क करती है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इस पे बात करेंगे जब इस चैप्टर पे बात करेंगे, अभी इंडिपेंडेंट बॉडीज पे सेपरेट चैप्टर्स आएंगे, क्लास होगी। इमरजेंसी प्रोविजंस आपने देखा होगा, अभी मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, तो 3 तरह की इमरजेंसी इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एक देता है नेशनल इमरजेंसी, जो 1975 में लग चुकी है। और एक कौन सा है, एक होता है प्रेसिडेंशियल रूल, जो इस समय कहाँ लगा हुआ है, मणिपुर में लगा हुआ है, ठीक। तो ये आर्टिकल, अभी आर्टिकल में आपको बाद में बताऊंगा इस पे, ठीक है। और एक है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 तरह की इमरजेंसी इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर है, ठीक है। इनमें डिटेल में बाद में लेक्चर आएगा सीधा। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, भाई 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ, पहला टायर क्या है गवर्नमेंट का, पहला है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा टायर क्या है गवर्नमेंट का, तो लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आप कौन सी, म्युनिसिपालिटी, आप अगर सिटी में रहते हैं तो आपकी म्युनिसिपालिटी होगी, गांव में रहते हैं तो पंचायत होगी, या ग्राम पंचायत होगी, या नगर पंचायत होगी, या जिला पंचायत होगी, या परिषद में होगी। तो यही 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे डिटेल में क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो हमने ये ऑलमोस्ट सारे फीचर को कर लिया है, डिटेल से समझ लिया। अब डेप्थ में चीजें सब देखते हैं, थोड़ी सी और इन पे डिटेल में देख लेंगे। यहाँ चीजें और इजी हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि चीजें मैं बाकी चीजें हम आपको बता चुके हैं, अब इजी ही होगी, ठीक है। यहाँ से चीजें आपको इजी दिखेंगी। चलिए चलते हैं। देखिए, बताया था ना हमने लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्यों है, आर्टिकल 395 आर्टिकल पहले से थे, और 22 पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल पहले थे ओरिजिनली। ये ओरिजिनली थे, अभी कितने हैं, 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। क्यों, क्योंकि वेरियस अमेंडमेंट हो चुके हैं। The length is the reflection of India's diverse culture and complex society need to address the multiple administrative governance issues। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि आर्टिकल इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इंडिया का कल्चर डाइवर्स है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। भाई हमें माइनॉरिटीज के राइट्स को भी इंश्योर करना है, ठीक है। हमें लोगों के अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उन सब के राइट्स को इंश्योर करना है। तो उनको इंश्योर करने के लिए अलग अलग बॉडीज बनानी पड़ी हमें। जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के राइट्स को बचाने के लिए हमें एक फंडामेंटल राइट्स में उनकी अनटचेबिलिटी की चीजें देनी पड़ी। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 है ना, कि जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है, ठीक। साथ में हमें शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर उनके मैनेजमेंट के लिए और उनके देख रेख के लिए हमें एक बॉडी भी बनानी पड़ी, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो पर्टिकुलर कल्चरल जो लोग हैं, जो कास्ट हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इसी वजह से हमें कई प्रोविजन लाने पड़े इन सोसाइटी को एक साथ बनाए रखने के लिए, ताकि सबका इंटरेस्ट सर्व हो। इस वजह से क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, और बड़ा है और बढ़ भी रहा है, ठीक है। इस वजह से इसका मतलब यहाँ पे यही है, वेरियस सोर्सेज से लिया गया है। तो बिल्कुल आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये अकेला आपको समझ लीजिए, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आते हैं। सीएपीएफ में तो पक्का आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यूनिकली पहले से ही हमारे पास था, मतलब ये यूनिक तो नहीं था, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले इंडिया इस आर्टिकल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी के अंडर ही रन कर रहा था। मतलब यही समझ लीजिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पहले था, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले। तो हमने इससे क्या लिया, हमने फेडरल स्कीम ली, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, जुडिशरी लिया। मतलब हमने कौन कौन से प्रोविजन किस किस जगह से लिया, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये चीजें ली, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। तो ये चीजें याद रखिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, ये थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए सिंगल सिटीजन बात की थी, सिंगल सिटीजन यहां से ली गई है। कैबिनेट सिस्टम और प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड द बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक दो हाउस होंगे पार्लियामेंट के, एक होगा लेजिस्लेट, एक होगा लोकसभा, मतलब एक होगा हाउस जो पीपल को रिप्रेजेंट करेगा और एक एल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे इंडिया में है बाइकैमरलिज्म, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ऐसे कई स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और विधान सभा।
ठीक है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यही बाइकैमरलिज्म होता है, मतलब दो हाउस, मतलब पार्लियामेंट में दो हाउस होंगे। ठीक है, तो जिस जिस जगह पे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं वहां पे उसे बाइकैमरलिज्म कहते हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन निकाली हमने, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ। बाकी नॉमिनेशन, राज्यसभा के कुछ मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, तो वो नॉमिनेशन का जो प्रोविजन है वो हमने यही से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहां से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, थोड़ा जूम कर देते ताकि और दिखे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो हमने अभी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस देखा है ना। फंडामेंटल राइट जो हमने बताया था ना, वो फंडामेंटल राइट एक्चुअली में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। जुडिशियल रिव्यू, इस पे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब जुडिशरी की हमारी सीरीज आएगी। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अभी जजेस के रिमूवल की बात चल रही थी, तो ये रिमूवल का प्रोविजन कहां से आया है, यूएस से आया है। प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोविजन कहां से आया है, यूएस से आया है। ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से आई है, वो भी यूएस से आई है। बाकी अब कनाडा का देखते हैं। कनाडा से क्या है कि फेडरेशन होगा, मतलब फेडरलिज्म होगा विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रहा है ना, यही थोड़ा सा यूनिटरी कर दे रहा है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यूनिटरी, मैंने बता देखा था हमने क्या होता है यूनिटरी कब होता है, जब स्टेट गवर्नमेंट वीक हो जाती है पावर में। पावर में स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, वीक हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और स्टेट वीक हो जाएगा। तो यही कुछ चीजें क्या करती हैं, यूनिटरी कर देती हैं। दैट्स व्हाई वहां पे लिख रखा था फीचर में, ये ऊपर देखिए लिख रखा था कि फेडरल फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसनेस। ठीक है, इसलिए लिख रखा था। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ये भी एक प्रोविजन है जो यूनिटरी बना देता है कि सेंट्रल अपॉइंट करेगी गवर्नर्स को स्टेट के, और वो गवर्नर ही चीजें करेंगे। ठीक है, उन्हीं के ही लेजिस्लेचर वही बिल पे साइन करेंगे तभी वो लॉ बनेगा। तो ये सब चीजें क्या स्टेट को वीक कर रही है ना, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की कानून पास भी कर लेगी लेजिस्लेटिव असेंबली से, उस पर साइन जब तक गवर्नर नहीं करेगा। जो गवर्नर अपॉइंट कौन कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंटर कर रहा है, सेंटर अपॉइंट कर रहा है। जो गवर्नर कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंटर कर रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ सेंटर अपॉइंट कर रहा है, तो ये भी यूनिटरी प्रोविजन है जो स्टेट गवर्नमेंट को वीक कर रहा है। बाकी एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये देख लीजिएगा। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, वो प्रोविजन यहाँ से लिया है। ये पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा जो शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो उसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लिस्ट में दरअसल वही होता है कि यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट होंगे उसमें यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। लेकिन कंकरेंट मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक है, तो लिस्ट जो कंकरेंट है उसमें दोनों गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। इस पे शेड्यूल जब डिस्कस करेंगे 7th शेड्यूल तो और बताएंगे। बाकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये चीजें यहीं से ली गई है। ज्वाइंट सिटिंग, याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, कोई भी मान लीजिए लॉ, मान लीजिए किसी भी कोई बिल पास हुआ है, कोई मान लीजिए कोई एक्ट बनना है, और वो बिल एक हाउस से पास हो चुका है, दूसरे हाउस में उसमें पास नहीं हुआ है, और दोनों के बीच में एक टकराव आ गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया। तो इस डिसएग्रीमेंट को दूर करने के लिए दोनों हाउस में ज्वाइंट सिटिंग होगी, और जनरली ये ऑर्डिनरी लॉ और फाइनेंशियल बिल के लिए होती है, और 2 केसेस में नहीं होती है, मनी बिल और आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, यूएसएसआर, नाउ द रसिया, फेडरल फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है। आइडिया ऑफ द जस्टिस कहां से लिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रेम्बल, सोवियत से लिया गया है। तो प्रेम्बल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने क्या दिखाया कि जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो जो जस्टिस है वो कहां से लिया गया है, वो प्रियम्बल से लिया गया है। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लिया है, प्रियम्बल में जो हमारी इक्वालिटी, फर्टर्निटी और लिबर्टी जैसे टर्म है, जब प्रियम्बल हम पढ़ेंगे तो वो ये जो टर्म आएंगे प्रियम्बल में वो यहीं से लिए गए हैं।
ठीक है। बाकी रिपब्लिक जो है वो भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिया है कि द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो मैंने अभी बताया ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड हम करते हैं तो उस अमेंड करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के नॉमिनेशन को तो हमने यहां से लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये देखिए, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा कहां से लिया है मेथड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन हमने, ये लूप है थोड़ा देखिएगा, इलेक्शन, नॉमिनेशन और इलेक्शन में डिफरेंस होता है। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि नॉमिनेट करेगा, मतलब इलेक्शन नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट उन्हें, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट जिन लोगों को नॉमिनेट कर देगा वो लोग हाउस के मेंबर हो जाएंगे। तो नॉमिनेशन में तो नॉमिनेट प्रेसिडेंट कर देता है, लेकिन इलेक्शन में प्रॉपर इलेक्शन होता है। तो नॉमिनेशन राज्यसभा के मेंबर का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और साउथ अफ्रीका से क्या है, इलेक्शन, ठीक है। बाकी जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जब फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस लॉ, इस पे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। बाकी ये देखिए, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड द, इस पे बात कर चुके हैं कि सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाइल सम कैन अमेंड विद द ऑर्डिनरी लॉ, जैसे ऑर्डिनरी लॉ अमेंड होता है वैसे ही उसे कर सकता है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी कर सकता है। मतलब वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख सकता है कि लड़का लड़का ही नहीं है, वो लड़की भी है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहां से एसोसिएटेड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बता चुका हूं। क्यों पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, क्योंकि पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है भाई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को लड़का को लड़की, लड़की को लड़का कर सकती है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहां पर है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सही से अमेंड नहीं कर सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, दैट्स व्हाई वहां रिजिड है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों अटैच हैं इसलिए मैं एक साथ लिख दिया है, ठीक है। इनको और देखिए, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इन दोनों के ब्लेंड को लेकर सकता है। इंडिया सब जगह से उसने बैलेंस में चीजें ली, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमें वो चीजें उसमें ही लेनी है, बैलेंस में, ठीक है। बाकी देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इस पे भी मैं बात कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड करता है टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, बिलो उसके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो इन्फोर्स कर रहा है सेंट्रल और स्टेट लॉ, अनलाइक द यूएस, मैंने बताया ना कि जो केवल फेडरल लॉ इन्फोर्स करता है फेडरल, और स्टेट लॉ इन्फोर्स करता है स्टेट जुडिशरी, ठीक है। ये काट के यहाँ पे स्टेट लिख लीजिएगा, ए कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक है, ठीक है। बाकी अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल जो भी, सब कोई एलिजिबल है वोटिंग के लिए, जो भी एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया को फॉलो करता है, पा लेता है, तो इलेक्शन में वोटिंग कर सकता है। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो एग्जामिनर कह देगा कि फेडरल जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब विधान परिषद में भी हो सकता है और राज्यसभा में हो सकता है, तो राज्यसभा में नहीं है, तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ही है। 8 ईयर सिटीजन, वही मैंने बताया, बिना डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको सीधा राइट है, आप कर सकते हो, ठीक है, वोटिंग दे सकते हो। इस चीज को याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया, पहले वोटिंग एज 21 थी 88 से पहले, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू इसे 21 से 18 कर दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी सेकुलर, सेकुलर स्टेट, ठीक है। सेकुलर स्टेट का मतलब देखिए, सेकुलर का मतलब क्या होता है आपको समझिए, प्रियम्बल में भी आता है, ठीक है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर प्रोविजंस रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी करते हैं। तो ये सेकुलर का मतलब क्या है, देखिए सेकुलर का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया की जो नेशन होगा, मतलब जो नेशन है और वहां की जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी धर्म को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी, मतलब ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगी। जैसे आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया है, मतलब वहां का जो सरकार का जो धर्म है वो प्योरली डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि वो इस्लाम है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट हिंदू है, इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम है, इंडियन गवर्नमेंट ऐसी है।
वो किसी भी धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट, वी नॉट डिक्लेयर एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। हम क्या करते हैं, हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई हम सेकुलर हैं। तो जो भी स्टेट सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगा, किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी एक को डिक्लेयर कर दिया तो आप अदर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, वो सेकुलर होता है, सेकुलर स्टेट। तो इंडिया सेकुलर है, ठीक है। अभी जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रोविजन सेकुलर हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज को यहाँ पे अपनी माइनॉरिटीज की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, वो मुस्लिम्स के लिए है, ठीक है। तो माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं। कोई भी मुस्लिम, कोई भी सिख अपना खुद का टेम्पल बना सकता है, कुछ भी वो उसे रन कर सकता है, उसके लिए जमीन भी ले सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर उस जमीन को वापस ले रही है, ग्रैब कर रही है, तो उसे कंपनसेशन मार्केट वैल्यू में देना है। तो ये सब प्रोविजन सिक्योर कर रहे हैं इंटरेस्ट को, हर एक रिलीजन के इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेकुलर है, सेकुलर स्टेट है इंडिया। और इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वो डिफरेंट है कंप्लीटली फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, जहां पे कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है रिलीजन से। स्टेट मतलब रिलीजन से कंप्लीटली सेपरेट है, लेकिन इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो रिलीजन से कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती है। अब भाई डिफरेंस क्या, मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक, ठीक है। आपने सुना होगा बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह सुना होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, ये सब क्या है? ये एक पर्टिकुलर रिलीजन की कल्चर है एंड ट्रेडिशन है, ठीक है। मतलब अगर हम इन्हें छुएंगे तो उनके कल्चर रिलीजन को टच पड़ेगा, मतलब उन्हें हार्म होगा थोड़ा सा। लेकिन 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 दे आर नॉट प्योरली कल्चर। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, उसके राइट्स को, उसकी लाइफ को, उसकी डिग्निटी को हार्म पहुंचा रहे हैं। ट्रिपल तलाक में एक वुमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचता था, चाइल्ड मैरिज में एक लड़की की डिग्निटी को हार्म पहुंचता था, उसकी जो एजुकेशन की, लर्निंग की जो एज होती थी उसमें उसकी शादी कर देती थी। तो ये गलत चीज है। तो इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीजों के लिए, इन सब एरियाज में सेपरेट नहीं होगी रिलीजन से, वहां इंटरफेरेंस करेगी वो। लेकिन जो वेस्टर्न की अदर कंट्रीज हैं, वो इंटरफेरेंस नहीं करती हैं। आपका कल्चर है, आप इंजॉय करो, करिए आप। इंडिया, हाँ, फ्रांस क्या करता है, फ्रांस थोड़ा सा करता है। इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जो स्टेट है, वो रिलीजन में इंटरफेरेंस करेगी, मतलब इंटरफेरेंस करेगी, लेकिन कब करेगी? जब वो रिलीजन की कोई कल्चर किसी दूसरे के राइट को हार्म पहुंचा रहा है। एक वुमेन की राइट टू डिग्निटी, फुल लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हार्म पहुंचा रहा था। चाइल्ड मैरिज, राइट टू एजुकेशन, मैनी मोर राइट्स को हार्म पहुंचा रहा था। जब ये कल्चर फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचाएंगे तो ये कहां तक गवर्नमेंट ने सहे कि स्टेट कहां तक करेंगे? इन पे, इनको हटा दिया जाएगा। तो यहीं पे ही गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर करती है, अदरवाइज गवर्नमेंट रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में यही समझिए। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है, इस पर जब डिटेल में बात करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। 97 का अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आई थी, अभी डिटेल में इस पे चैप्टर आएगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा कब ये ऐड हुआ और इससे कितने प्रोविजन ऐड हुए हैं, ये बात रही। कॉन्स्टिट्यूशन में इसने बहुत बड़ा चेंजेस किया, 3 चेंजेस किए हैं इसने। फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस किया है, अंडर आर्टिकल 19 में पार्ट 2 को ऐड किया है, और एक नए पार्ट को भी ऐड किया, 43B, ठीक है। इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 43B जो कि डीपीएसपी में है। मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अमेंडमेंट 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक थ्रू इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जिस अमेंडमेंट के थ्रू दिया, उस अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया, डीपीएसपी में भी किया, और साथ में
कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट भी जोड़ दिया। ठीक, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, एक बार ये देख लीजिए चलते चलते। कोऑपरेटिव जैसे आपको पता लग रहा है, कोऑपरेटिव मतलब कुछ लोग मिल करके कोई बिजनेस करेंगे तो वही कोऑपरेटिव हो जाता है। म्यूचुअली चीजें चलती हैं, तो म्यूचुअली चीजें चलती थी और बहुत छोटे लोग मिल करके चीजें करते हैं। मान लीजिए गांव की 10 औरतों ने मिल करके एक पर्टिकुलर फार्म बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ठीक है, तो अब उन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोविजंस लेके आई कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में, जो आर्टिकल 19(2) है उसमें कुछ उनको कुछ राइट्स दिए हैं। डीपीएसपी में गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये चीजें करिए। तो ये चीजें हुई हैं, इस पे डिटेल में हमारे चैप्टर होगा। ठीक है, बाकी इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडिपेंडेंट है, टैग हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट रिसर्च कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सिंगल सिटीजन में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी इस पे भी देखिए बात पूरी अच्छी हो चुकी है कि यूनिटरी प्रोविजंस क्या होते हैं और कौन से अलग अलग होते हैं। ठीक है, इस पे हम बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाई यूनिटरी ऑन द फेडरल ऑन द बेसिस ऑफ द क्या कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ने बता चुका ना कि नेशनल स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन पे होता है। जिसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप लग रहा है वो जाकर के पहले जब मैं फेडरल सिस्टम ने समझा रहा था उसको जाके देखिए और फिर वापस इसी पॉइंट पे आइए, इसी वीडियो के इसी सेक्शन पे आइए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोबारा रिकॉल हो जाएगा चीजें और समझ। तो फेडरल और यूनिटरी को डिवाइड ही क्लासिफाई इन्हीं बेसिस पे किया जाता है कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है बिटवीन। यूनिटरी में क्या होता है कि पावर वेस्टेड होती है इन द नेशनल गवर्नमेंट, सारी पावर क्या होती है नेशनल गवर्नमेंट में होती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वही मैंने बताया, डिराइव करती है अपनी ऑल पावर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। अब ये किन किन कंट्रीज में है, तो भाई ये ब्रिटेन में है, मतलब इंग्लैंड। चाइना में भी ये देखते हैं डिक्टेशन, शी का ही नाम सुनेंगे आप, शी जिनपिंग, वही जो है दिखेगा, और कोई स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ पावर नहीं दिखती है। जापान में भी है ये, इटली में भी है ये, इन कंट्रीज का नाम याद रखिएगा, कोरिया एंड सो ऑन, इससे भी और ज्यादा है, लेकिन आपके रेफरेंस बुकों में मोस्टली यही मिलता है और एग्जाम में पूछ जाने के चांसेस यही है। अभी हम फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या है, पावर डिवाइडेड किया जाता है, मैंने बताया जैसे नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन खुद इट्स सेल्फ डिवाइड करता है, बोथ एंड रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन में इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, दोनों अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो यूएस में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा, रशिया में मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जगह पे मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब फेडरलिज्म के कुछ फीचर हैं, फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फीचर हैं। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होती है, मतलब यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। मैं सीक्वेंस क्यों भूल जाता हूँ, एक सेंटर होगी और एक स्टेट होगी। डुअल गवर्नमेंट है ना, जिस कंट्री को रन कर रही है, एक स्टेट और एक सेंटर। यहाँ सिंगल है, केवल सेंटर गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो अल्टीमेटली यहीं से पावर पा रही है ना, तो वो तो मानी नहीं जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली में उन्हें गिना जा रहा है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो यहाँ इंडिपेंडेंटली सेंटर ही वर्क करता है यूनिटरी में। फेडरल में तो दोनों ही वर्क करती हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनका होता है। यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे यूनिटरी में फ्रांस है यूनिटरी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लेकिन ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। ठीक है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, तो ये याद रखेगा। पावर का डिवीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट में, कोई डिवीजन नहीं है, आप देख रहे हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इंडिया में है ही है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका में भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम जापान और मे नॉट बी सुप्रीम, मतलब दोनों ही हो सकता है यूनिटरी में। मतलब अगर सुप्रीम है तो जापान में सुप्रीम है, और मे नॉट बी सुप्रीम, सुप्रीम नहीं हो सकती, जैसे ब्रिटेन में सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, मतलब उसको अमेंड करना बहुत ही टफ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड लाइक फ्रांस, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अमेंड नहीं कह सकता है। मे भी फ्लेक्सिबल, जैसे बताया मैंने ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है भाई, वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है भाई, लड़के को लड़का, लड़की को लड़का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी फेडरल गवर्नमेंट में। ये सारे फीचर्स आपको इंडिया में दिखेंगे। ठीक, इंडिया में सारे दिखेंगे। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये होगा, ये मोस्टली होता है बाई कैमरल। मैं बता चुका हूं कि हाउसेज जो पार्लियामेंट होगा या लेजिस्लेचर होगा वहां पे दो हाउसेज होंगे, एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। ठीक है,
दो हाउस हो गए। तो फेडरल सिस्टम में ये दो हाउसेज मिलते हैं। जो अपर हाउस होता है ना, वो इसीलिए रखा जाता है कि स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके। एक्चुअली में जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली स्टेट के थ्रू ही भेजे जाते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरलिज्म और भी यूनिकैमरलिज्म लाइक चाइना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब फेडरलिज्म के कुछ फीचर देख लीजिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वही चीजें फिर से आगे, डुअल गवर्नमेंट, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और पावर का डिवीजन होगा जो होता ही है। बाइकैमरलाइजेशन मतलब हाउस दो होंगे, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, और एक कुछ प्रोविजन फीचर क्या होंगे, कुछ प्रोविजन क्या होंगे, यूनिटरी होंगे। तो कौन कौन से यूनिटरी हैं भाई? स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे मैंने बताया नहीं था आपको, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ कनाडा से, सॉरी, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ये आपको क्या है? यूनिटरी प्रोविजन है। क्या है? यूनिटरी। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर ये यूनिटरी फीचर है। नो, नॉट, नॉन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ये आपको मैं अभी आगे बताऊंगा जब एक पर्टिकुलरली उस वीडियो आएगी, क्या नाम है आपका, ये आपकी पार्लियामेंट वाले में, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस पे मैं और बताता हूँ। यूएस में दरअसल दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक वहां की स्टेट का है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सिटीजनशिप दो है ना, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन दो, और एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है वहां की, जैसे फ्लोरिडा एक स्टेट है तो उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और नेशनल का, यूएस का पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होगा। नो इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटिंग स्टेट, कोई इक्वालिटी नहीं होगी। इमरजेंसी प्रोविजन होगा। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है, ये यूनिटरी क्यों बता रहा है, इमरजेंसी प्रोविजन को यूनिटरी क्यों बचा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा नेशनल इमरजेंसी के समय में क्या होता है, स्टेट्स की पावर कम हो जाती है। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं कि यूनिटरी फीचर है, क्योंकि नेशन जो फेडरल होता है वो एक तरफा बन जाता है यूनिटरी, क्योंकि स्टेट जो है इंडिपेंडेंटली फिर फंक्शन नहीं करते हैं इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी के समय में वो नेशन जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर फंक्शन करने लगते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल जो दूसरी टाइप की इमरजेंसी है, उसमें तो पूरी गवर्नमेंट को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी गवर्नमेंट ही सस्पेंड हो जाती है, तो वहां तो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ही गिर गई, स्टेट की पावर चली गई। इस तरीके से क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन में स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या रखा गया, कहाँ रखा गया, इसे यूनिटरी में रखा गया है। बाकी सिंगल सिटीजनशिप, भाई अगर स्टेट की सिटीजनशिप देने लगते तो स्टेट की पावर और बढ़ जाती है। अगर स्टेट भी अपने सिटीजनशिप देने लगे तो फिर भाई स्टेट भी पावरफुल हो जाएगा, भाई हमारी स्टेट की भी लोग सिटीजनशिप रखते हैं, इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी है। ऐसे ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या होता, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता तो ये क्या होता, स्टेट भी पावरफुल हो जाते हैं, भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, तो स्टेट और पावरफुल हो जाते हैं, उनका और इन्फ्लुएंस होता है, तो स्टेट का इन्फ्लुएंस नहीं उन्हें दिया गया है। इसलिए ये फीचर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी है क्योंकि स्टेट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं हो रहा सिटीजनशिप में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, अब स्टेट की जुडिशरी, जो स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो स्टेट के लॉ को तो पास कर ही रही है, मतलब लॉ पे तो जजमेंट दे रही है, सेंटर को भी दे रही है, समझ रहे हो ना। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एससी है, वो सेंटर के लॉ को भी दे रही है जजमेंट, और स्टेट को भी दे रही है, तो इसीलिए स्टेट की पावर थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी इस पे। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस देखते हैं आप, आईपीएस देखते हैं, दरअसल इनका रिक्रूटमेंट तो नेशनल गवर्नमेंट करती है और ये फंक्शन स्टेट में करते हैं। और आप मानेंगे नहीं, जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट को रन करते हैं। इवन जो सेक्रेटरी होते हैं पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो पूरे स्टेट को रन करते हैं एक्चुअली में, वो भी सीधा नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू ही डिप्लॉय किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और स्टेट को रन करते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ा ही उनका पावर मतलब कंट्रोल होता है। तो ये क्या दिखा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को रन करने वाले बड़े अधिकारी नेशनल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, उन पे कंट्रोल कौन कर रख रही है, नेशनल गवर्नमेंट कर रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और सेंट्रल के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, समझ रहे हैं ना।
इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, कैग ही क्या करेगी, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वही क्या करेगी, वही स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट करेगी और वही नेशनल के भी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करेगी। तो भाई इनको ये लगता है ना स्टेट गवर्नमेंट की पावर और बढ़ जाती है अगर वो स्टेट का अलग ऑडिट करने वाला होता, तो इसीलिए ये यूनिटरी फीचर है। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द, पार्लियामेंट की अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, मैं आपको इस पर डिटेल बताऊंगा इस प्रोविजन पे, तो ये और पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। जय हिंद। और कोई डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर बताइएगा और अपनी फीलिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, इससे वो मेरे दिल तक आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।